जी कोई गलती कैलकुलेशन बच्चे कह रहे हैं। एक्यूमुलेशन कितनी है? 9.1। ये भी किसी बच्चे ने गलत बता दिया था। अब वो बेचारों का पिछला पार्ट आपने ऑनलाइन वालों क्लोज करा दिया है। अब वो पता नहीं अगला पार्ट शुरू करने से पहले ना वो खपते रहे होंगे कैसे 4.3 निकला, कैसे 4.3 निकला है। कुछ खुदा का खौफ करे। और आपने भी देर नहीं लगाई पार्ट 1 क्लोज करने में है। चले जी, अब पार्ट 2 तो शुरू हो ही गया है। अब मैं तो कहा था चलो एक आधा मिनट को सांस ले लूंगा, लेकिन हैं पॉज कर लें। नहीं, क्या इधर ले आओ भाई, यहीं पे ही सांस ले लेते हैं बच्चों के सामने। आप बोर्ड मिटा दें, किसी ने नोट करना है या पिक्चर लेनी है तो कर लें। एक दफ़ा उधर ले जाओ ना, जरा उधर ले जाओ, बच्चों को सही करा दिया ना। एक्यूमुलेट एप्शन का क्लोजिंग जी गलत कैलकुलेट हो गया था बच्चों से, ठीक है, ये सही वाला ले आओ अभी। वो हैंड आउट उठाते लाइएगा आमिर भाई, हैंड आउट उठाते लाएं। 2 इनको पकड़ा दें, बाकी उनको पकड़ा के 2 इधर रख दें, वो खुद ही बांट लेंगे। 38 भी जिस सोल्यूशन के अंदर आपको मिल जाएगा। नया हैंड आउट वैसे तो इस हैंडआउट के अंदर रीवैल्यूएशन के सवाल आ रहे हैं, बट मेरा जहन तो कोई नहीं है रीवैल्यूएशन ईद से पहले शुरू करने का। तो अगर टाइम बच जाता है हमारी ईद से पहले तो काम काफ़ी सारे हैं करने वाले। एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे बनाना है, इसी तरह से कॉस्ट डिटर्मिनेशन थोड़ी सी उसकी भी डिस्कशन करनी है, प्लस नहीं कॉस्ट डिटर्मिनेशन थ्योरी वही वाली, ठीक है, थ्योरी की बात ही कर रहा हूँ। और हमने रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर की भी डिस्कशन करनी है। तो ये सारी डिस्कशंस हमारी पेंडिंग ही हैं। तो रीवैल्यूएशन मैंने ईद के बाद ही करनी है, जो मर्जी हो जाए इंशाल्लाह, ठीक है ना। वो ज़रा फिर ताकि कॉन्टीन्यूटी में चले ना, अगर मैं कर लूँ एक दिन तो फिर उसके बाद 3-4 दिन छुट्टी के बाद क्या हुआ है, 3 हैंड आउट्स हैं, 3 ऊपर लिखा होना चाहिए, नहीं लिखा हुआ। 2 सोल्यूशन के सफ़े हैं ना, और एक लेक्चर 6। भाई ये 60 वाले भाई को दे दी, रोला पा लिया जे पता नहीं। आमिर भाई खुद ही दे देते। दिल तो कह रहा है सारे हैंड आउट्स आपसे वापस ले लें एक दफ़ा। तीन पेजेस सबके पास होंगे, यानी कि 3 हैंड आउट्स। एक लेक्चर 6 का हैंड आउट है, 4 सफ़े हैं, वो मतलब 2 सफ़े हैं, 4 पेजेस उसके ऊपर। और उसके बाद 2 हैंड आउट्स हैं सोल्यूशन के, एक लेक्चर 4 का होमवर्क का है और एक लेक्चर 5 का। बीच में एका दुक्का जो नहीं है वो मैंने करा दिया है, कोई शायद एडिशनल भी करा दिया हो। बंदे बन जाओ अब। अच्छा जी, आपके पास एक पुरानी मोटर है, मोटर कार, इस शक्ल में है कुछ, ठीक है। और आप की इस मोटर कार की कॉस्ट जो आपको पड़ी थी जब आपने इसको ख़रीदा था 50 रुपये थी।
ठीक है, आप आज तक इसको इस्तेमाल करके कितना डेप्रिशिएट कर चुके हैं? लेट से 32 रुपये। ठीक है जी, और आपके दिल में आया कि यार अब इस पुरानी मोटर कार को ना हम एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है, नई कार के साथ। ठीक है, नई कार जो है वो ऐसे ज़रा इससे ज़रा लंबी चौड़ी ज़्यादा है और ज़रा लिश्कें भी मार रही है। ठीक है, अब मुंह किस तरफ है ये आप नहीं बता सकते, यानी किस तरफ को इसने चलना है आप इस कार को देख के आप नहीं बता, उसको बता सकते हैं देख कर, लेकिन ये ऐसे बनाई गई है कि आप इसके बारे में नहीं बता सकते कि ये किस तरफ को जा रही है ना जी? क्या बता सकते हैं किधर जा रही है? बताओ हैं? इस तरफ, उस तरफ, डेबिट क्रेडिट बोला करो। अच्छा अच्छा चले छोड़े। बाजार के अंदर इसकी जो फेयर वैल्यू है, डाला नहीं है कार। अच्छा, अच्छा चले, इसके ना सिनेरियो डिफरेंट हैं, वो मैं अलग ही बनाता हूँ। अभी तो देखो सिचुएशन क्या है। सबसे पहले तो बात कर लें एंट्री की। ठीक है, अब ये ना एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन जो है ये एज अ होल एक ही ट्रांजैक्शन है, इसमें ये नहीं होगा कि अलग से एडिशन रिकॉर्ड हो रहा है और अलग से डिस्पोजल रिकॉर्ड हो रहा है, बल्कि ये एक कंबाइंड एडजस्टमेंट होगी। ठीक है, अब इसमें होगा क्या? इसमें होगा ये, वैसे तो 3 सिनेरियोज बनने हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको पहले एक सिंपल सिनेरियो करा रहा हूँ। ठीक है, इसके अंदर मैं आपको कहता हूँ जी, कॉस्ट ऑफ न्यू कार, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट, एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन। एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन में होगा क्या? आप अपना एक पुराना एसेट दे रहे होंगे और बदले में एक, भाई क्या कर रहे हैं, थोड़ी इधर होके बैठे। एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन में आप अपना एक पुराना एसेट दे रहे होंगे और एक नया एसेट ले रहे होंगे, और नॉर्मली आप कुछ पैसे पे भी कर रहे होते हैं। नॉर्मली इसलिए बोला कि ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि आप पुराना थका हुआ सा एसेट बेचकर नया अच्छा जदीद एसेट ले रहे होते हैं। ठीक है, यानी आपने मिसाल के तौर पे अपनी मेहरान देकर और आपने जो है वो कोरोला ले ली, सिविक ले ली एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन में, तो आपको कुछ पैसे पे करने पड़ेंगे ना, लेकिन ज़रूरी नहीं है। ठीक है, जिसके पास पैसे कम हो गए हों, काम धंधे के अंदर उसने लगाने हो, तो ये भी हो सकता है कि वो सिविक बेचकर एक मेहरान ले ले, तो बदले में कुछ पैसे आ भी सकते हैं। ठीक है, तो कोई क्लोज नहीं कर देना एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन को हमेशा कैश पे ही होना है, कैश रिसीव भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर केसेस जो सवाल के अंदर आपको ट्रांजैक्शन नज़र आएंगी, ज़्यादातर केसेस जो नज़र आएंगे उनमें आप कैश पे कर रहे होंगे, क्योंकि आप महंगा एसेट लेकर अपना पुराना सस्ता एसेट बदले में दे रहे होंगे, तो कुछ पैसे भी साथ दे देते हो। नया एसेट लिया, दुकानदार को कहा कितने का है, उसने कहा जी इतने का है। आपने कहा अच्छा ये पुराना एसेट मेरा कितने में रखोगे साथ? जैसे मोबाइल आप चेंज करने गए तो आपने नया मोबाइल पसंद किया और अपना पुराना मोबाइल भी दिया और कुछ पैसे भी साथ दे दिए और नया मोबाइल लेके घर आ गए। तो ये एज अ होल एक ट्रांजैक्शन है। इसमें हो क्या रहा है? पुराना एसेट किताबों से निकल रहा है, नया एसेट किताबों में आ रहा है। ठीक है, तो एडिशन भी है, डिस्पोजल भी है, लेकिन इनको अलग अलग नहीं डील करना, एक ही ट्रांजैक्शन के तौर पे डील करना है और एक इकट्ठा ही गेन लॉस निकलना है। ठीक है, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन। हाँ, ये अलग बात है, एक दुकान पे आपने मोबाइल बेचा, दूसरी दुकान पे जाके अलग ट्रांजैक्शन मोबाइल खरीद लिया, तो ये तो रिप्लेस होता है, ये एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन नहीं है। आप अलग डिस्पोजल रिकॉर्ड करोगे पुराने का, अलग एडिशन रिकॉर्ड करोगे नए का। और ठीक है ऑनलाइन वालों, फिर सो गए, सो जाते हैं जी। ओके, लेकिन अगर आपने, इसकी निशानी क्या होगी? निशानी ये होगी कि पुराने मोबाइल की कोई कीमत लगाकर
दुकानदार नए मोबाइल की कीमत को उसके हिसाब से एडजस्ट करके आपसे बकाया पैसे ले रहा होगा। ये एक्सचेंज ट्रांजैक्शन की निशानी है, ठीक है, सही है। एक ही ट्रांजैक्शन के अंदर पुराना एसेट आप देंगे, नया एसेट लेंगे, बदले में पुराना एसेट देंगे और कुछ पैसे भी दे रहे होंगे, ठीक है। ये एक्सचेंज ट्रांजैक्शन है। अब कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट इन केस ऑफ एक्सचेंज, इन केस ऑफ एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, तो इसमें ना 3 सिनेरियोज बनेंगे, ठीक है जी। पहला सिनेरियो क्या है जी कि आपको सवाल के अंदर फेयर वैल्यू ऑफ बोथ ओल्ड एंड न्यू एसेट इज गिवन, ठीक है जी। मसलन सवाल में मुझे बताया गया कि जो पुराना एसेट है, ठीक है जी, उसकी फेयर वैल्यू, देखो पुराना एसेट बाजार में बेचने जाओ तो उसकी भी तो कोई ना कोई फेयर वैल्यू होती है ना। दुकानदार को भाई ये मेरा मोबाइल कितने में रखोगे, कहता है यार ये देख के उलट पुलट के चेक शेक करके हाँ इतने में रख लूंगा, तो ये क्या है, उसकी फेयर वैल्यू। अभी सेंटर में मोबाइल बेचने गए हो, कई सारे और लोग भी बैठे हैं, तो वहाँ पे फेयर मार्केट आपके एसेट की लगेगी, ठीक है। तो मैं कहता हूँ जी फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड जो है वो लेट से आपके पुरानी इस मोटर की जो फेयर वैल्यू है 15 रुपये, ठीक है, और फेयर वैल्यू ऑफ न्यू ये जनाब है मिसाल के तौर पे 80 रुपये, ठीक है, और आपने अपनी गाड़ी भी दे दी और आपने 70 रुपये भी पे किए। अब ये ट्रांजैक्शन मैंने आपके लिए बना दी, ठीक है, सही है। अब मेरा सवाल, अच्छा पहले यूं करते हैं, पहले ज़रा जर्नल एंट्री बना लेते हैं, क्या ख्याल है? जर्नल एंट्री बनाएं पहले ज़रा। कॉस्ट ऑफ न्यू तो मैंने निकालनी ही है, ठीक है, वो कॉस्ट ऑफ न्यू निकाल लेता हूँ मैं। कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट निकालना मसला है ना, वो निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे निकालेंगे कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट। फिलहाल मैं अगर आपसे चाह रहा हूँ मुझे जर्नल एंट्री आप करवा दें, ज़रा कोशिश करें, हिम्मत करें। ये भी तो डिस्पोजल ही है एक तरह का, डिस्पोजल थ्रू सेल हमने पढ़ा था, तो ये डिस्पोजल थ्रू एक्सचेंज ट्रांजैक्शन आ गया, बस इतना सा फर्क है, ठीक है। तो मुझे बताइए अगर कोई एसेट बिके, डिस्पोज हो, तो क्या सिखाया आपको? एसेट अकाउंट में से जाने वाले एसेट की कॉस्ट को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो मैं वही स्टेप्स अपने लिखने की कोशिश करता हूं, ठीक है। एसेट अकाउंट ओल्ड की कॉस्ट से, ओल्ड कॉस्ट लिख रहा हूं, मतलब ओल्ड एसेट की कॉस्ट से क्रेडिट हो जाएगा। कितनी है जी ओल्ड एसेट की कॉस्ट? 50। तो ये 50 रुपये एसेट अकाउंट में से मैंने कर दिए क्रेडिट। अब ये एसेट चला गया तो इसकी एक्यूमुलेशन पड़ी रहे, वो भी चली जाएगी। तो फिर इस एसेट की सारी जिंदगी की डेप्रीसिएशन डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ सेल तक की वो कैलकुलेट करेंगे हम, नॉर्मली वर्किंग करते आ रहे हैं जिसके लिए, ऐसे ही है। वो फिलहाल मैंने आपको सवाल में गिवन कर दिया, ठीक है। उसको क्या कर देंगे, उसको डेबिट कर देंगे जी, ठीक है। तो जाने वाले की कॉस्ट को, जाने वाले को कौन रोक सकता है जी, हैं जी। तो जाने वाले की कॉस्ट को एसेट अकाउंट में से निकाला आपने, और उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को भी एक्यूमुलेशन अकाउंट में से निकालना है। तो वो कितनी गिवन है जी, सवाल मैंने बता दी थी आपको, 32। ये वैसे निकालनी पड़ा करेगी आपको नॉर्मली सवालों के अंदर वर्किंग करके, ठीक है। स्टेप 3, वी विल रिकॉर्ड कैश, याद है? मैंने इसीलिए लफ्ज वहां पर ये नहीं लिखवाया था, वी विल रिकॉर्ड कैश रिसीव्ड। उस वक्त मैंने बोला था इसको ओपन छोड़ दो, वी विल रिकॉर्ड कैश, हम कैश रिकॉर्ड करेंगे। अब सिंपल डिस्पोजल में एसिड बिकता है तो कैश आता है, कैश आया तो कैश डेबिट। लेकिन इस ट्रांजैक्शन में कैश आ नहीं रहा, बल्कि हम उल्टा कैश पे कर रहे हैं। तो कैश पे होगा तो कैश डेबिट या क्रेडिट? कैश तो क्रेडिट होगा। तो कैश अकाउंट क्रेडिट कर दिया, कितने से जी? 70 मैंने लिखा था गालिबन, ठीक हो गया। तो स्टेप 1, जाने वाले एसेट को
एसेट अकाउंट में से क्रेडिट करें उसकी कॉस्ट को। फिर स्टेप 2, उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में से डेबिट करें। ठीक है। स्टेप 3, कैश रिकॉर्ड करें। स्टेप 4 क्या होता था? गेन लॉस विल बी बैलेंसिंग फिगर, लेकिन अभी ये ट्रांजैक्शन एज अ होल पूरी नहीं हुई। इस ट्रांजैक्शन में पुराने एसेट का जाना भी है और इसी सेम ट्रांजैक्शन का हिस्सा है नए एसेट का आना भी। तो एसेट के आने पर एसेट अकाउंट को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो इतना ही सिंपल है भाई, ये अकाउंटिंग नई चीज सीख रहे हो आप और पता ही को नहीं लग रहा। ठीक है। अब एसेट अकाउंट ने डेबिट होना है न्यू एसेट की कॉस्ट से। ठीक है। अब न्यू एसेट की कॉस्ट, यही तो असल मसला है जो निकालना आपको सिखानी है। ठीक है। और ये लिखने के बाद गेन या लॉस वुड बी बैलेंसिंग फिगर। ठीक है। अच्छा, जबानी भी निकल सकता है गेन लॉस। ठीक है। पर वो अभी फिलहाल मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं निकालना, फिलहाल छोड़ो इस बात। वैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि अकाउंटिंग को दिमाग से निकाल कर एक मैंगो मैन मैंगो वूमैन बन के सोचें। ठीक है। हमें ये नया एसेट कितने में पड़ा? ऑब्वियसली 80 में। ऑब्वियसली 80 में। क्या 80 में नहीं पड़ा? जी हाँ, आपने देखना है कि हमने क्या क्या खोया और क्या पाया। खोया पाया खाने वाला नहीं। अभी तो सुबह सुबह है ना, अभी तो कुछ अभी तो कर सकते हैं ना, अभी तो सहरी पेट में घूम रही है ना जी। क्या क्या खोया इस ट्रांजैक्शन में, नया एसेट पाने के लिए हमने क्या क्या खोया। तो ये इंशाल्लाह जब मैं आपको वो थ्योरी पढ़ाऊंगा ना, तो उसके अंदर लिखा होगा, या आई 16 में लिखा होगा कि कॉस्ट क्या है, कैश या इन काइंड भी कोई चीज़ है तो उसकी फेयर वैल्यू, उसकी फेयर वैल्यू। इसका मतलब हमने इस नए एसेट को पाने के लिए पुराना एसेट खोया जिसकी फेयर वैल्यू कितनी है? 15, और हमने अपनी जेब से 70 पे किया। इसका मतलब ये एसेट के ऊपर लिस्ट प्राइस बेशक 80 लिखी हुई थी, लेकिन हमें तो ये 85 में पड़ गया ना। तो हो सकता है बारगेनिंग पावर अगले की सही हो, हमारी कमज़ोर हो, कोई भी आगे मामलात हो सकते हैं। ठीक है। हमारे एसेट की हमने इस्तेमाल अच्छे से किया हो, उसकी वैल्यू ज़्यादा बनती हो, लेकिन हमें ये वाला एसेट कहीं और से मिल ना रहा हो, तो ऐसे मामलात हो जाया करते हैं। ठीक है। तो अगर एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन है और दोनों एसेट्स की फेयर वैल्यू गिवन है, दोनों की फेयर वैल्यू गिवन है, फेयर वैल्यू ऑफ बोथ ओल्ड एंड न्यू इज गिवन, तो हम इग्नोर कर देंगे न्यू को और ले लेंगे ओल्ड को। ये ज्यादा रेलेवेंट है हमारे लिए। ठीक है। तो फिर कॉस्ट ऑफ न्यू कैसे निकलेगी? कॉस्ट ऑफ न्यू निकलेगी फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड, फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट प्लस कैश पेड। और अगर आप रिसीव कर रहे होंगे कैश, तो इसी ट्रांजैक्शन में कैश रिसीव्ड माइनस आ जाएगा। ये आता बहुत कम है, लेकिन पता होना चाहिए, आ तो सकता है। ठीक है। तो फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट कैसे निकाली हमने एक्सचेंज ट्रांजैक्शन में? अगर दोनों की ये आईकेएफ की सबसे फेवरेट एडजस्टमेंट है एक्सचेंज के अंदर। मैं अभी आपको दिखा दूंगा, पिछले वाली किताब ओपन करता हूं ना, उसमें मैं पास पेपर ओपन करूंगा, जहां जहां पे उसने जो सवालों के अंदर एडजस्टमेंट डाली है, सिंपल डिस्पोजल कम डाला है, एक्सचेंज ज्यादा डाला, और एक्सचेंज के अंदर उसने ये वाली चीज लाजमी पूछी हुई है, दोनों की फेयर वैल्यू दे देता है। क्योंकि बच्चे समझते हैं ऑब्वियसली 80 का ही पढ़ना है, नए की कॉस्ट तो 80 है, हालांकि दरअसल 80 नहीं है। हमें ये पड़ा कितने में? 85 में। हमने एक तो 70 रुपए दिए, दूसरा अपना 15 रुपए वाला एसेट दिया है, तो हमें तो ये नया एसेट 85 में पड़ा है, चाहे उसके ऊपर 80 लिखा भी हुआ है। हमें कितने में पड़ा है? हमें कॉस्ट कितने में किया है? 85 में। तो ये आईकेएफ की सबसे फेवरेट एडजस्टमेंट है, ये वाला केस आईकेएफ लाजमी पूछता है। अगर दोनों की फेयर वैल्यू गिवन है, तो हमने क्या लेना है जी? फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड कितनी है? 15। कैश पे हुआ है तो प्लस, रिसीव हुआ है तो माइनस। हमारा तो कैश पे हुआ है कितना? 70। तो फिर हमारा आंसर क्या आ गया? 85। ठीक है जी। तो ये 85 हमारी कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट आ गई। और गेन लॉस जी, बताओ। लॉस आता है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। और समझ आई है एक्सचेंज? एक्सचेंज यही है और कुछ नहीं। ठीक है। अब
बात क्या है जी, हमारा पुराना एसेट दुकानदार ने कितने में रखा, इसको कहते हैं फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड, या ट्रेड इन अलाउंस भी कहते हैं। ये क्या है, फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड है, फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड भी इसको कहते हैं। इसी को इसी को ट्रेड इन अलाउंस भी कहते हैं, ट्रेड इन अलाउंस या एक्सचेंज अलाउंस। अब ट्रेड इन अलाउंस टी आई ये पता नहीं लगना, पूरा लिखना पड़ना। या इसको क्या कहते हैं जी, ट्रेड इन अलाउंस, ट्रेड इन अलाउंस, या इसको कहते हैं एक्सचेंज अलाउंस। और इसको अगर आप उर्दू में इसका मतलब लिखें तो हमारा पुराना एसेट दुकानदार ने, हमारा पुराना एसेट दो कान वाले दार ने कितने में रखा। और ठीक है, तो एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन की ये निशानी होती है, ट्रेड इन अलाउंस का गिवन होना, एक्सचेंज अलाउंस का गिवन होना। ठीक है, ओके। अच्छा, अब मैं ये कह रहा था आपको कि आप ये वाला लॉस 3 रुपए का ज़बानी भी निकाल सकते थे। कैसे, मुझे बताओ, पुराने एसेट की बुक वैल्यू कितनी है? बुक वैल्यू 18 बेटा। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और कॉस्ट को नेट करें तो कितना आता है? हमारी 18 वाली चीज़ को अगले ने कितने में रखा, तो हमें फिर 3 रुपए का नुकसान, यही नुकसान है। नुकसान वही है, लेकिन ट्रांजैक्शन एज अ होल पूरी तब होगी जब नए के एडिशन को भी बुक करेंगे। ये एक ट्रांजैक्शन है, ये नहीं करना कि नए एसेट को अलग से एडिशन के तौर पे ले लो और पुराने को जो है वो अलग से डिस्पोजल लो, नहीं। ठीक है, ये एज अ होल एक ही ट्रांजैक्शन है जिसके अंदर पुराने एसेट का जाना रिकॉर्ड होगा, एट द सेम टाइम नए एसेट का आना रिकॉर्ड होगा एसेट अकाउंट के अंदर। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एक्सचेंज ऑफ एसेट, डिस्पोजल ऑफ एसेट थ्रू एक्सचेंज। डिस्पोजल तो पुराने का ही हुआ है ना, ठीक है, लेकिन थ्रू एक्सचेंज ट्रांजैक्शन बदले में हमें एक नया एसेट मिला है। ठीक है, ये एसेट अकाउंट का इफेक्ट लिखा हुआ, और मैंने क्या इधर कोई फुल जड़ी छोड़ी है? एसेट अकाउंट लिखना क्या है उसके अंदर, वो देखते हैं जब लेजर आएगा। डिस्पोजल ही लिख देना, कोई मसला नहीं, देख लेंगे। आप ये कहना चाह रहे हैं कि एसेट अकाउंट के अंदर जहां पे हम कैश लिखते थे वहां पे क्या लिखेंगे, तो देख लेंगे जब वो आएगा, अभी तो नहीं ना, अभी तो जनरल एंट्री है ना, जब वो आएगा तो देखेंगे। ठीक है, समझ आ गई? अच्छा, अगर सवाल के अंदर दूसरा सिनेरियो पॉसिबल क्या है, सवाल के अंदर फेयर वैल्यू, अच्छा, फेयर वैल्यू ऑफ बोथ ओल्ड या और न्यू गिवन हो, या फेयर वैल्यू ऑफ ओनली ओल्ड गिवन हो। असल में तो ओल्ड और न्यू में से जब हमने प्रेफरेंस ही ओल्ड को दे दी तो ओल्ड नंबर 1 प्रेफरेंस है, ओल्ड की फेयर वैल्यू नंबर 1 प्रेफरेंस है। ठीक है, अगर ये नहीं हो तो फिर सिर्फ न्यू की भी गिवन हो सकती है, ओल्ड की फेयर वैल्यू सवाल में गिवन ना हो, सिर्फ किसकी फेयर वैल्यू गिवन हो। ठीक है, ये दोनों की देकर कहे एक की ज्यादा क्लियरली एविडेंट है, ठीक है, तो वही फिर हुई ना गिवन। तो एविडेंट का मतलब जिसका एविडेंस मिल सकता है ज्यादा। ठीक है जी, तो दूसरा सिनेरियो क्या बन सकता है, ये वैसे मैंने नहीं देखा, बहुत कम आया होगा। सबसे ज़्यादा मैंने आपको बोला ना कि ये वाला सिनेरियो आई कैप टेस्ट करता है। हर एडजस्टमेंट जहाँ कहीं उसने एक्सचेंज डाली, उसने ये ज़रूर चेक किया कि बच्चे को ये पता या नहीं पता, दोनों की फेयर वैल्यू देकर। ये बच्चा गलती से कहीं 80 उठा ले, काश, उसकी ख्वाहिश ही रहनी चाहिए, आपने 80 नहीं उठाना, दोनों की फेयर वैल्यू दे दे तो फेयर वैल्यू ऑफ न्यू को कांटा लगाना है, फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड प्लस कैश पेड या लेस कैश रिसीव्ड लेना है, याद रखना। ठीक है, अच्छा जी, अगर फेयर वैल्यू ऑफ ओनली न्यू इज गिवन, अगर फेयर वैल्यू ऑफ ओनली न्यू गिवन है तो फिर मरता क्या ना करता, मरता क्या ना करता, यही जो फेयर वैल्यू ऑफ न्यू गिवन है यही हमारी कॉस्ट ऑफ न्यू है फिर, और क्या हो सकता है। ठीक है, बाकी जर्नल एंट्री में तो कोई फर्क नहीं पड़ना। ये जो डिस्कशन हो रही है ना जी, ये डिस्कशन
हम कर रहे हैं इस वक्त सिर्फ वो जो एसेट अकाउंट को हमने डेबिट करना है ना जी, ठीक है, वो किस फिगर से करना है। अगर मैं इसको यूं कर दूं, हमारी इस वक्त लड़ाई किसकी चल रही है, ये एसेट अकाउंट ने डेबिट किस अमाउंट से होना है, ठीक है, तो वो न्यू की कॉस्ट से होना है। लेकिन इस सिनेरियो के अंदर जो न्यू की कॉस्ट है, जब फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड गिवन ही नहीं है, तो फिर कॉस्ट ऑफ न्यू विल बी फेयर वैल्यू ऑफ न्यू। जो फेयर वैल्यू ऑफ न्यू है बस वही, उसी को हमें कॉस्ट लेना पड़ेगा और हमारे पास कोई हल है नहीं, ठीक है। तो फेयर वैल्यू ऑफ ओनली न्यू अगर गिवन है तो फिर कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट क्या है, यही फेयर वैल्यू ऑफ न्यू। ये जैसे आपको नॉर्मली सवालों के अंदर लिखा हुआ मिलता था, वही हो गया, ठीक है। तो यहां पर क्या आ गया जी, यहां पे क्या आ गया 80। अब बताओ जी, देख लो बेटा, इधर डेबिट साइड पे चीज कम हुई है तो बैलेंस डेबिट साइड पर बढ़ेगा, लॉस बढ़ेगा, 8 का लॉस, ठीक है। तो लड़ाई क्या चल रही है, लड़ाई ये चल रही है कि अगर एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन हो तो उसमें नए एसेट की कॉस्ट कैसे डिटरमिन करनी है। तो हमने कहा जी बताइए सिनेरियो कौन सा है, क्या दोनों की फेयर वैल्यू गिवन है। अगर तो इसका आंसर यस है तो हम कहेंगे कि फिर फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड प्लस कैश पेड या लेस कैश रिसीव्ड करेंगे। और अगर फेयर वैल्यू ऑफ दोनों नहीं गिवन बल्कि सिर्फ न्यू गिवन है तो वही उसकी कॉस्ट। जी समझ में आती है बात, बोलो। अच्छा, तीसरा सिनेरियो, जी जी, भाई वो कॉस्ट क्या है तो वही ले लेना, फिर लड़ाई क्या है जी। कॉस्ट उसने खुद बोल दिया कि ये कॉस्ट है तो बस फिर वही फेयर वैल्यू लेनी पड़ेगी ना। ये तो तब है जब ये चीज़ें गिवन होंगी, फेयर वैल्यू दोनों की देगा आपको, मज़ा तभी आता है एडजस्टमेंट, ठीक है। दोनों की फेयर वैल्यू देगा और फिर आपसे सिलेक्ट करवाएगा। बहरहाल ये सारे सिनेरियोज चूँकि मौजूद हैं तो आपको पता तो होना चाहिए। अब तीसरा सिनेरियो क्या है जी, फेयर वैल्यू ऑफ बोथ इज नॉट गिवन। इफ फेयर वैल्यू ऑफ बोथ एसेट्स इज नॉट गिवन, इसको कहते हैं ट्रांजैक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस। क्या जी, ट्रांजैक्शन ऐसी फेयर वैल्यू नहीं है, तो जाने वाले एसेट की ना आने वाले एसेट की, तो ऐसी ट्रांजैक्शन लैग करती है कमर्शियल सब्सटेंस। ये बार्टर की तरह से बन जाएगा, कोई गेन लॉस नहीं आएगा, अभी देख लेना। क्योंकि यहां पर रूल क्या है, यहां पर रूल ये है कि हम बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड प्लस कैश पेड से कॉस्ट ऑफ न्यू निकालेंगे। हमारे पास और कोई हल नहीं है ना जी। तो बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड कितनी है जी, बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड 18 अभी आपने निकाली थी, प्लस कैश पेड या लेस कैश रिसीव, ठीक है, ये लिख ही देना चाहिए यहाँ पर। कॉस्ट ऑफ न्यू कैसे निकलेगी, कॉस्ट ऑफ न्यू कैसे निकलेगी जी, ने कहा जी बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड, बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड प्लस कैश पेड या लेस कैश रिसीव, ठीक है। अब बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड निकाली आपने जी, 50 का एसिड था तो, और कितना डेप्रिशिएट हो चुका हुआ है 32 का, तो इसकी बुक वैल्यू कितनी बनी 18, और आपने कैश कितना पे किया है तो कितना बना जी, कॉस्ट ऑफ न्यू क्या बनी 88। तो यहाँ पे जब आपने आके 88 लिखा तो कोई गेन लॉस नहीं आएगा, चेक कर लो, ना कोई लॉस ना कोई गेन, ठीक है। तो गपशप के अंदर हमने एक्सचेंज कर लिया, मैं बताऊँ आपको जी, जरूर लें, आपके लिए है, मेरी पिक्चरें तुम्हारे लिए हैं, मेरे नोट्स भी तुम्हारे लिए, तुम लोगों के लिए लिखा बेटा, क्लास के सजीले नौजवानों। ले आओ निकाल के दिखा, नहीं हर केस में नहीं, जब ट्रांजैक्शन लैग करेगी कमर्शियल सब्सटेंस, यानी जब दोनों की फेयर वैल्यू गिवन नहीं होगी, ठीक है जी। हाँ जी,
वो कर लेते हैं बात, वो अभी कर लेते हैं अगर आप कहेंगे तो, लेकिन ज़रा मैं इसको किसी बन्ने लगा लूँ पहले, ये मुझे क्लास के एंड पे याद कराना। क्वेश्चन ये है बच्चे का कि आप हर दफ़ा एसिड ख़रीदते यकम पे हैं और हर दफ़ा बेचते 31 पे 30 पे हैं, बीच में नहीं हो सकता, महीने के दरमियान हो सकता है जी। उसके लिए कोई असूल है वो बता देता हूँ, हम मंथली बेसिस पे चलते हैं तो वो असूल बताता हूँ, ठीक है। फिलहाल तो कोई सवाल में नहीं ना आया, तो अभी तक तो काम चल रहा है, लेकिन मुझे बता देना, चलो आज ये भी बात कर लेते हैं। 15 मिनट रह गए हैं तो थोड़ी एक्सचेंज के सवाल फिर होमवर्क में दे देता हूँ। अच्छा, ज़रा अच्छी सी डिस्कशन हो गई है हमारी, ठीक है। इधर देखो, ये 3 सवाल मैंने बेसिकली ये करवाने थे आपको, ये सिनेरियो समझाने के लिए ना मैंने ये सवाल आपको कराने थे, लेकिन मेरे दिल में शरारत आई तो मैंने वो सवाल करा दिया, यानी कि वो 3 सवाल बना दिए। अब आपके लिए ये होमवर्क बन गए, वरना फिर आप क्या करते घर जाके, हैं जी। अब पढ़ो ज़रा क्या कहता है। डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट, डिटर्मिन करनी है क्या जी, कॉस्ट ऑफ इन एन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन यूजिंग क्लास एग्जाम्पल 3 सिनेरियोज हैं। तो हमने कर लिए 3 सिनेरियोज। अब यहाँ पे आपके होमवर्क वाले आ गए, ठीक है। ये एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3 आपका होमवर्क है, पढ़ के देखते हैं। Following data relates to an exchange transaction. You are required to pass journal entry of exchange transaction. तो journal entry exchange की आपको सिखा दी है मैंने, ठीक है। वही वाले काम है, एसेट पुराना एसेट अकाउंट में से क्रेडिट करेंगे उसकी कॉस्ट को, उसकी एक्यूमुलेशन को एक्यूमुलेशन अकाउंट में से डेबिट करेंगे, कैश पे हो रहा है तो क्रेडिट, रिसीव हो रहा है तो डेबिट, एडिशनल चीज एक बीच में एंटर हुई, यानी वही डिस्पोजल के स्टेप्स हैं, आप उसी के अंदर ही हम चीजें डाली जा रहे हैं, सीखी जा रहे हैं, ठीक है। तो एक्सचेंज की केस में नया एसेट भी आ रहा है तो उसका आना भी डेबिट, ठीक है। और उसके बाद गेन लॉस बैलेंसिंग आ गई। अब देखो सवाल कहता है कॉस्ट ऑफ ओल्ड इज 100, अक्यूमुलेटेड, वर्किंग नहीं करनी पड़ेगी, वो इस तरह से हुई पड़ी है। अक्यूमुलेशन कितनी है जी, 60, और सही। अच्छा, उसके बाद जी, ओ यार इसने जान खाई हुई है। अच्छा जी, उसके बाद फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड भी गिवन है, फेयर वैल्यू ऑफ न्यू भी गिवन है, तो क्या करोगे, फेयर वैल्यू ऑफ न्यू को इग्नोर कर दोगे, ये नहीं जान छड़ता जी। फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड को इग्नोर कर दोगे, न्यू को इग्नोर कर दोगे, फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड प्लस कैश पेड है, ठीक है, लेस कैश रिसीव्ड होता है, जर्नल एंट्री हो जाएगी। यही तो सिखाया असल में, वही कह रहा हूँ कि ये एग्जांपल इसलिए बनाई थी कि इससे आपको ये सिखाऊंगा, लेकिन वो फिर उधर सीख लिया, एंट्रीज भी करा दी। दूसरा सिनेरियो, एग्जांपल दूसरी, फेयर वैल्यू, ऊपर क्या था जी, ऊपर क्या लिखा है जी, फेयर वैल्यू ऑफ बोथ ओल्ड एंड न्यू इज गिवन। अगर ऐसा हो तो फिर आपने, मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है, आपने कॉस्ट ऑफ न्यू कैसे निकाला करनी है, फेयर वैल्यू ऑफ, ये फिर हिल गया, फेयर वैल्यू ऑफ बोथ ओल्ड एंड न्यू, लाल से लिखता हूं, फेयर वैल्यू ऑफ बोथ ओल्ड एंड न्यू एसेट्स आर गिवन। तो ऐसी सूरत के अंदर कॉस्ट ऑफ न्यू कैसे निकाला करेंगे, फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड प्लस कैश पेड या लेस कैश, ठीक है। सबसे फेवरेट आई कैप की एडजस्टमेंट। और अगर फेयर वैल्यू ऑफ ओनली न्यू इज गिवन, चेक करो, कॉस्ट गिवन है, एक्यूमुलेशन गिवन है, फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड गिवन ही नहीं है सवाल में, सिर्फ न्यू गिवन है, तो फिर मजबूरी है, बफलो ब्राउन मजबूरी। तो इस सेशन पहली बार ये लफ्ज आया, हालांकि ये अक्सर ही आता है। तो कॉस्ट ऑफ न्यू बफलो ब्राउन हो गई, इज फेयर वैल्यू ऑफ न्यू, ये फेयर वैल्यू ऑफ न्यू ही आपकी कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट बन जाएगी। और अगर फेयर वैल्यू ऑफ बोथ ओल्ड एंड न्यू आर नॉट गिवन, अगर फेयर वैल्यू दोनों की ही नहीं गिवन, तो फिर क्या करेंगे, फिर कॉस्ट ऑफ न्यू कैसे निकालेंगे भाई, एक चीज तो हमारे पास फिर भी होगी ना, पुराने एसेट की बुक वैल्यू, वो तो हमारी किताबों में ही पड़ा है ना, तो फिर बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड प्लस माइनस कैश, ठीक है जी। तो ये देखो दोनों की ही बुक फेयर वैल्यू गिवन नहीं, ठीक हो गया। तो एक तो ये आपका होमवर्क हो गया। उसके बाद अब असल में तो इस सवाल में जाके पहली बार वो लेजर बनना है जिसमें आपने लिखना है। तो दिल में तो ये आ रही है कि कल मैं बेशक आपको ये 42वां सवाल आकर करवा भी दूं, स्टिल आपको एक ट्राई करने के लिए दूं, आपका जहन क्या सोचता है घर जाके क्या क्या लिखना है, ठीक है ना।
तो ये छोटे छोटे सवाल हैं, ठीक है। इसमें सिंपल, कासिम ओन्स अ नोकिया 3310 विच ही परचेज ऑन 1/4/12 ऑन 1 अप्रैल 14 ही वेंट टू हफीज सेंटर वेयर ही सॉ अ सैमसंग गैलेक्सी एंड ही सेड ओह व्हाट अ ब्यूटीफुल मोबाइल इट इज। वाओ लिखना चाहिए था, है ना। अच्छा, इट हैज़ अ फेयर वैल्यू ऑफ 55,000 ही इमीडिएटली डिसाइडेड टू एक्सचेंज द ओल्ड सिक मोबाइल विद द न्यू वन, ठीक है। द फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड मोबाइल इज 1200 ओनली, रिजल्टेंटली ही पेड 48,800 फॉर कैश पेड है, रेट ऑफ डेप्शन इतना है। पास करें जनरल एंट्री, कर लेंगे। फिर एक और बात मेरा सवाल है, क्या लाजमी है कि एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन में जाने वाला भी एसेट एक हो और आने वाला भी एक हो? दो जाके एक आ जाए, दो जाके दो आ जाएं, या एक जाके दो आ जाएं, इट कैन हैपन, ठीक है। एक ट्रांजैक्शन के अंदर जाहिर सी बात है वो एसेट तो सेम ही होगा ना, ठीक है। अच्छा, ये भी जरूरी नहीं है सेम हो। एक और बात भी, मिसाल के तौर पे आपने एक सॉफ्टवेयर को बेचकर और बदले में एक एसी ले लिया। एक इंटेंजिबल दे के टेंजिबल आ सकता है, टेंजिबल देकर इंटेंजिबल आ सकता है, एनीथिंग कैन हैपन, ठीक है। तो इस एग्जांपल के अंदर आप क्या नजर आएगा, 1 अप्रैल 12 पे वी एक्सचेंज 2 ओल्ड कार्स विद अ न्यू कार, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ 1 ओल्ड कार वाज 4 लाख, दीज आर परचेज 4 years बैक, फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड कार इज इतने पर कार, ये भी एक कार की है। फेयर वैल्यू ऑफ न्यू कार इज 11 लाख एंड बैलेंस वॉज पेड थ्रू चेक ऑफ 840, रेट है 10% स्ट्रेट लाइन। पास कर लोगे जनरल एंट्री। तीसरा सवाल जो है ये प्रॉपर सवाल है, लेकिन प्रॉपर सवाल आपको पर्चे में इस तरह से लेजर वाला नहीं आना, लेकिन जब जाहिर सी बात है आपको नोट के सवाल में एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन गिवन होगी तो मतलब वो लेजर ही बनाना होता है हमने स्टेटमेंट फॉर्म में, इसीलिए लेजर बनवा के पक्के करा रहा हूँ ये, क्योंकि फिर नोट कुछ भी नहीं है, लेजर को स्टेटमेंट फॉर्म में प्रेजेंट करने का नाम है, ठीक है। तीसरा सवाल क्या है, ओपनिंग बैलेंसेज 1 जनवरी 15 पे आ रहे हैं, एडिशन 10,000 का हुआ है, ये सिंपल एडिशन है। फिर 30 सितंबर पे एसेट की फेयर वैल्यू, जिस एन एसेट हैविंग फेयर वैल्यू ऑफ 30,000 ऑन दैट डेट वाज एक्सचेंज्ड फॉर अ द बैलेंस ऑफ परचेज प्राइस वाज पेड थ्रू अ चेक ऑफ 60,000, लिस्ट प्राइस ऑफ न्यू, लिस्ट प्राइस कहते हैं फेयर वैल्यू कोई ना, ठीक है, जो उसके ऊपर लिखी होती है। तो लिस्ट प्राइस ऑफ न्यू मशीन वाज इतने एंड ओल्ड मशीन हैज बीन एक्वायर्ड एट अ कॉस्ट ऑफ, तो अब आप देख लीजिएगा फेयर वैल्यू ऑफ न्यू भी गिवन है और ओल्ड भी गिवन है, तो क्या करोगे, न्यू को इग्नोर करना है, ओल्ड को पकड़ लेना है, ठीक है, सही है। तो ये 3 सवाल आपके होमवर्क में हैं, ये 2 मार्क्स का, ये 2 मार्क्स का, लेकिन 2 मार्क्स का मतलब 3-3.5 मिनट नहीं निकालने, 1 मिनट में, ठीक है। और ये चूंकि आपने एसेट अकाउंट बनाना है, एक्यूमुलेशन अकाउंट बनाना है, डिस्पोजल अकाउंट भी बनाना है और थोड़ा सा सोचना भी पड़ सकता है, तो इसको चलो मैं क्या याद करोगे, 3 मार्क्स दे देता हूँ, चलो ठीक है। अच्छा, अब इधर देखो, ये आई कैप का सवाल है, ऑटम 18। जी जी, मैं नहीं कर रहा, रमज़ान चल रहा है तो जाओ जाओ, काम नहीं दे रहा, कुछ पढ़ा रहा हूँ बस, काम खत्म हो गया, इससे आगे नहीं पढ़ा रहा, तुम जाना जाओ। खबरदार जो मुझे कहीं टोका तुमने, टाइम हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, बिल्कुल अलाउड नहीं है मेरी क्लास में। घड़ी की तरफ जो देखता है मैं उसका मुंह पीछे मोड़ के बिठा देता हूँ क्लास में। अभी तो रमजान पैकेज चल रहा है, मैं सिर्फ आपको एडजस्टमेंट दिखाना चाह रहा था चांद, ठीक है। देखो जी, ये एडजस्टमेंट देखो, थर्ड, A machine having fair value of इतने on that date was exchanged for a new machine, balance was paid through check, ये तो ऊपर जैसा ही लग रहा है, लिस्ट प्राइस ऑफ न्यू मशीन इज इतने, तो फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड भी है, फेयर वैल्यू ऑफ न्यू भी है, क्या करोगे, ट्रांजैक्शन एक्सचेंज की है, ये आ गया, ठीक है। उसके बाद आगे एस्टीमेट चेंज आना है हमारा, फिर एसेट अकाउंट को बुक वैल्यू पे प्रिपेयर करना है, रीवैल्यूएशन इंशाल्लाह ईदों बाद, ठीक है ना जी। अच्छा, अब वैसे मैं ज़रा पिछले सेशन वाली आप किताब ओपन कर रहा हूँ, क्योंकि सेशन वाली तो अभी तक आपके पास किताब है नहीं, तो IAS 16 में मैं अगर आऊँ लब जाएगा मैंने, ये रहा, ये पास पेपर्स हैं आपके सामने, ठीक है। मैं कुछ एडजस्टमेंट्स इनमें आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ज़रा बड़े बड़े सवाल हैं ये, जैसे कि आपको मैं एक्सचेंज की तरह दिखानी है ना अभी तक, तो चल और चल,
देखा, गोस्ट ऑफ लेग्स, दांतों के भूत। ये ट्रांजैक्शन है जी एक दफ़ा जिसके अंदर आई कैब ने बाकायदा ये टेस्ट कर लिया था। अब किताब होती तो मैं ये होमवर्क में देता आपको साथ, ठीक है। 3 ट्रांजैक्शंस हैं जिसके अंदर उसने फेयर वैल्यूज दोनों एसेट्स की यानी कि दी हुई हैं तीनों में, लेकिन नीचे अंग्रेजी और तरह की दे दी। जैसे बोला पहली ट्रांजैक्शन फेयर वैल्यू ऑफ बोथ इज रिलायबली मेजरेबल, इसका मतलब आर गिवन। दूसरी ट्रांजैक्शन के बारे में कहता है देकर फेयर वैल्यू दोनों की दे दी है, दूसरी ट्रांजैक्शन में फेयर वैल्यू करेंगे सवाल इंशाल्लाह वक्त आएगा तो दोनों की फेयर वैल्यू दे दी। वैसे बता रहा हूं कि एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन कितनी इंपॉर्टेंट थी और आपने वो कर ली, ठीक है। दोनों की फेयर वैल्यू गिवन है और साथ कह रहा है इन केस ऑफ सेकंड ट्रांजैक्शन फेयर वैल्यू ऑफ एसेट रिसीव्ड इज क्लियरली मोर एविडेंट, मतलब फेयर वैल्यू ऑफ सिर्फ न्यू गिवन है, एविडेंट का मतलब वही गिवन, उसी का वही कॉरोबोरेट हो सकती है, बाकी तो शायद अंदाजा ही होगा। हमारे अपने एसेट की फेयर वैल्यू हम तो कुछ भी कह सकते हैं, शायद ये वही है, ठीक है। और तीसरे केस में कह रहा है कि नाइदर एसेट रिलायबली मेजरेबल, यानी कि दोनों की गिवन नहीं है। अब ये एक ट्रांजैक्शन है, ये कंप्यूट करो गेन लॉस, मैंने यहाँ पे बच्चों को कह देना होता है कि पास करो जर्नल एंट्री, ठीक है। ये देखो ऐसे ही कहूँगा आपको भी, ये 6 नंबर का ये सवाल, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट। फिर उसके बाद अब जरा रिसेंट सवालों में घुसे हम। पियानो वाला सवाल, इसमें एक्सचेंज नहीं है। मंडे लिमिटेड में भी एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन नहीं है। कहीं तो मिल जाए यार, एकदम नजर नहीं आ रही, कहीं ना कहीं छुपी पड़ी होगी, ठीक है। हैं, चलो ऐसा है, वो फिर जब आ जाएंगी तो देख लेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं, छुट्टी नहीं दी मैंने, बंद करने लगे हो, ठीक है। वो एक क्वेश्चन बच्चे ने पूछा था, अब उस तरफ आ रहा हूँ, इस वजह से मैंने ज़रा ब्रेक लगा दी, ठीक है, क्योंकि रमज़ान है। मसलन जी हमने एक एसेट खरीदा जी, यकम मार्च 2024 में 25 में, ठीक है जी। हमारा ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर 25 में, ठीक है जी। तो अब फॉर डेप्रीसिएशन ईयर एंड अगर 31 दिसंबर 25 है, डेट ऑफ परचेज भी मैंने अभी लिखी थी, दोबारा लिख लेते हैं, ठीक है। तो फॉर डेप्रीसिएशन फ्रैक्शन कितना लगना है ये मैं आपको यहाँ सिखाने लगा हूँ। तो अगर यकम मार्च 2025 पे एसेट खरीदा है और ईयर एंड हमारा 31 दिसंबर 25 है, तो डेप्रीसिएशन पर्पज के लिए फ्रैक्शन क्या लगा रहे थे, 10/12। ये तो हर सवाल में आ रहा था, नॉर्मली ऐसा ही होगा सवालों में, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर एक एसेट 10 मार्च को खरीदा है, अब क्या करें, स्टैंडर्ड की गाइडेंस ये है कि आने वाले महीने को पूरा ले लो, लेकिन फिर मैचिंग कॉन्सेप्ट मंथली बेस पे चलना है तो जाने वाला फिर पूरा महीना नहीं लेना होता, वो भी बता देता हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब यकम ये 10 मार्च को भी अगर आया है तो हम इसको क्या कहेंगे, 10/12, सही है। अच्छा, अगर 30 मार्च को आ गया, फिर अभी भी पूरा महीना मार्च का ले लोगे। ओनली डेट जो कि एक्सक्लूड हो जाएगी यहाँ से वो है 31 मार्च 25, क्योंकि इसका मतलब अकाउंटिंग में यकम अप्रैल 25 भी होता है, तो फिर ये इंटरचेंजेबली चूँकि यूज़ होती है तो इसका मतलब फिर होगा 9/12, ठीक है। इसको कहते हैं फुल मंथ डेप्रीसिएशन इज चार्ज, फुल मंथ डेप्रीसिएशन इज चार्ज इन द मंथ ऑफ एडिशन, ठीक है जी। और ये नया कॉन्सेप्ट है, बाकी अभी टैक्स के अंदर आप कहीं देखेंगे टैक्स वाले यूं कह देते हैं फुल ईयर डेप्रीसिएशन चार्ज कर दो, लेकिन वो अकाउंटिंग के हिसाब से ऑब्सोलीट कॉन्सेप्ट है कि एडिशन वाला साल पूरा ले लो, डिस्पोजल पूरा साल ना लो, ये नहीं करना। मंथली नहीं, हमारी पॉलिसी मंथली बेस पर ही होती है नॉर्मली, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की गाइडेंस यही है। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे इसी साल में हमने कोई एसेट एक बेचा भी है, ठीक है जी।
और डेट ऑफ सेल मैंने लिखा है DOS, ठीक है ना। इसमें भी तो फ्रैक्शन लगाते हैं ना, फ्रैक्शन तो या तो दौरान साल कोई एसेट आए या जाए तो फ्रैक्शन तो तभी लगता है, ठीक है। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था तो मैंने कहा ये बाद में भी करना ही है किसी वक्त में, तो चलो अभी ये बात कर लें। मिसाल के तौर पे हमने एक एसेट बेचा है, हमने एक एसेट बेचा है जनाब मसलन 5 जून को, 5 जून 2025। अब मैचिंग कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं ना, मतलब मंथली बेस पे चल रहे हैं ना, मैचिंग कॉन्सेप्ट सॉरी मंथली बेस पे चल रहे हैं ना, हमारी पॉलिसी मंथली बेस अकाउंट डेप्शन चार्ज करने की है। तो फिर हमने असूल क्या बनाया, आने वाले महीने में पूरा महीना डेप्शन चार्ज कर देते हैं, तो जाने वाले में फिर पूरा महीना नहीं करते। मतलब 5 जून को भी आया है तो हम उसको 31 मई तक समझते हुए 5/12, ठीक है। बल्कि सबसे पहले तो बल्कि वही है, एंड पे आने में, ठीक है। अच्छा, अब मसलन अगर आपका 18 जून को कोई एसेट आया तो तब भी जून का महीना, आपका 29 जून को कोई एसेट आया नहीं, गया है, फिर तब भी 5/12, क्योंकि फुल मंथ डेप्शन इज चार्ज इन द मंथ ऑफ एडिशन while no depreciation is charged, while no depreciation is charged in the month of disposal, ठीक है, सही है। तो लेकिन एक मसला आएगा, वो मसला क्या है, 30 जून 2025 ये अकाउंटिंग के अंदर 1 जुलाई 2025 इंटरचेंजेबली यूज हो जाते हैं ना, तो इस 30 जून 25 का मतलब 1 जुलाई 25 भी होता है। तो सिर्फ इस सूरत के अंदर हमें 6/12 करना पड़ता है। अब नॉर्मली सवालों के अंदर क्या होता है, ये साल महीने के पहले दिन डेट लिख देता है, कॉन्सेप्ट है ना, वो चेक कर लेता है वो, ठीक है। कभी किसी साल के अंदर अगर ऐसा हो जाए, डेट दरमियान में आ जाए, तो फिर ये उसके लिए गाइडेंस है, ठीक है। तो फुल मंथ डेप्शन इज चार्ज इन द मंथ ऑफ एडिशन while no depreciation is charged in the month of disposal. डन जी, ये बात समझ आती है। चलो चलें जी, अब आज के लिए बस इतना ही। जिंदगी अगर रही तो कल होगी मुलाकात। होमवर्क में आपको थोड़े बहुत सवाल दे दिए थे, थ्योरी में सवाल है, अब कल ही पूछ लेना फिर, ठीक है, आते साथ पूछ लेना, क्योंकि फिर मैं पढ़ाऊंगा ना, वो अब तो टाइम खत्म हो गया। ओके, अब अगली क्लास की भी तैयारी करनी है ना, मैंने जाकर रट्टे रुट्टे लगाने, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।